We are live, Praveen ji now. एक बार फिर सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। कुछ टेक्निकल वजह के कारण सेशन में जैसा कि मैं कह रहा था कि कुछ टेक्निकल वजह के कारण हमारा सेशन स्टार्ट होके फिर से बंद हो गया था, तो उसके लिए हमें खेद है। हम एक बार फिर से इस सेशन को स्टार्ट करेंगे एंड मैं सबको वेलकम करना चाहूंगा आज के इस सेशन के लिए, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, नेशनल करियर सर्विस एंड यूनिसेफ युवा का एक इनिशिएटिव है ये। मैं प्रवीण कुमार आसमान फाउंडेशन से, और मेरे साथ जुड़े हैं लोकमान सिंह जी, जो आसमान फाउंडेशन से हैं। और लोकमान जी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। लोकमान सिंह एक फेमस ट्रेनर है। वो स्टूडेंट्स के साथ बहुत वर्क करते हैं करियर काउंसलिंग के लिए, और उनके 22 इयर्स एक्सपीरियंस में उन्होंने वेरियस इंडस्ट्रीज में काम किया हुआ, मेनली HR रोल्स में। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद लोकमान जी। एंड अभी ऐसे ब्रीफ कर सकते हैं। ओवर टू यू लोकमान जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रवीण जी, थैंक यू NCS। आज एक बहुत सुंदर मौका है हमारे युवाओं के लिए, जहां हम चर्चा करने वाले हैं कैसे हम मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में अपने करियर के लिए अवसर ढूंढें, और वहां कौन कौन से ऐसे अवसर हैं जिन्हें हम अपने लिए अपना सकते हैं। तो जैसा बताया, मेरा नाम लोकमान सिंह है और मैं आज 1 घंटे तक आपके साथ रहने वाला हूं, और यहाँ चर्चा करने वाले हैं हम इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन से करियर के अवसर हैं, मेटल प्रोडक्शन में क्या होता है और कैसे वहां जॉब पाई जा सकती है, क्या उसके लिए हमें पढ़ाई करनी चाहिए और क्या किया हुआ है तो कौन से जॉब हमें मिल सकते हैं। यही नहीं, वुडन प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं, कैसे बनते हैं, और उसके लिए क्या जॉब पोजीशंस की जरूरत होती है, कौन सी स्किल्स और प्रवीणताओं की जरूरत पड़ती है, और कौन कौन से कोर्सेज ऐसे हैं जिन्हें करके हम इस क्षेत्र में उतर सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं, क्या है मैन्युफैक्चरिंग, क्या होती है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, कैसे उसमें हम अपना करियर बना सकते हैं। तो आपको बता दूं कि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा हम अपने लिए उपयोगी वस्तुओं का और उत्पादों का निर्माण कर लें। जी हाँ, जैसे प्रकृति के जो मिनरल्स हैं, खनिज पदार्थ हैं, या हमारे खाद्यान्न हैं जो हम अन्न उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं, इन सब चीजों से जब इसका रूप बदलकर हम अपने लिए उपयोगी चीजें बनाते हैं, उसे हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। जैसे आलू से पापड़ बना, लोहे की धातु से लोहे के पदार्थ बने या लोहे के उत्पाद बने, केमिकल से दवाइयां बनी, लोहे से मशीनें बनी, प्लास्टिक के उत्पाद बने, ये सब मैन्युफैक्चरिंग है। अगर हम इसे सरल भाषा में कहें तो मैन्युफैक्चरिंग वो है जिसे छू के देख लिया जाए, जिसे टच करते हो, वो सब चीजें मैन्युफैक्चर्ड हैं। अगर प्राकृतिक संसाधनों के अलावा जो कुछ भी आप छूते हो, वो सब मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हैं। इस मैन्युफैक्चरिंग में होता क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का क्या भविष्य, क्या अभी हमारा वर्तमान और क्या चैलेंज है, पहले समझ लेते हैं। तो एक बड़ा थंब रूल है, एक सरल सा एक फॉर्मूला है, एक सूत्र है, जहां मैन्युफैक्चरिंग है, जहां इंडस्ट्री है, वहां विकास है। और हम भारतीय अब इस विकास के रास्ते पर बढ़ चले हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी जनसंख्या है
उसका एक चौथाई हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग में लगा हुआ है, संलग्न है। और ये हमारे लिए फख्र की बात है, बड़ी बात है कि एक चौथाई हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग में है। हम इसे और धीरे धीरे आगे बढ़ाएं, बढ़ता जा रहा है। आप इसकी एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि टेक्सटाइल के क्षेत्र में 35 मिलियन भारतीय लोग काम कर रहे हैं अकेले टेक्सटाइल के क्षेत्र में। तो आप सोच सकते हैं कि बाकी क्षेत्रों में भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और बड़े अच्छे अवसर हैं। भविष्य क्या है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर अभी 50 बिलियन यूएसडी का बिजनेस करने वाला है। नीति आयोग ने कहा है 2030 तक ऑटोमोबाइल सेक्टर में बूम आने वाला है, बढ़ने वाला है, यानी उसमें और विकास होने वाला है। हम यहां से चीजें बाहर विदेशों को भेजेंगे तो उसके लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत, बहुत सारे स्किल सेट्स की जरूरत पड़ेगी, जॉब पैदा होंगे। हम 2030 तक बहुत सारा माल यहां से बाहर भेजेंगे, बहुत सारे उत्पाद भेजेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें ज्यादा लोग चाहिए, ज्यादा स्किल सेट चाहिए, ज्यादा हाथ चाहिए, ज्यादा ऐसे लोग चाहिए जो मैन्युफैक्चरिंग में काम करेंगे। और अब आने वाले भविष्य में कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये चीजें काम करने वाली, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड ज्यादा काम होने वाला है, ज्यादा ऑटोमेशन पे मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है। तो जो युवा इस क्षेत्र में उतरना चाहते हैं वो इस लाइन पर जरा ध्यान दें। इंडस्ट्रियल आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये चीजें, यानी ऑटोमेशन ऑटोमेशन ऑटोमेशन, तकनीक तकनीक तकनीक। तो तकनीक की तरफ आप अपना रुझान रखें। समस्या क्या है देश में? देश की बड़ी समस्या यह है, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड की बड़ी समस्या यह है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की बड़ी समस्या यह है कि उन्हें वैसे लोग नहीं मिलते जैसे मैन्युफैक्चरिंग के विकास के लिए चाहिए। तो आज हमें यहाँ जुड़कर ये सीखना है, ये सोचना है कि हम, यानी मैं, यानी जो भी युवा इस आज की वार्ता से जुड़ा है, वो ये सोचे कि ये बात मेरे लिए हो रही है, यानी आपके लिए हो रही है, व्यक्तिगत आपके लिए हो रही है। और अगर इस क्षेत्र में आप उतरना चाहते हैं, अवसरों का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको उपयोगी बनना चाहिए। यानी आपको अपनी किताबी ज्ञान के साथ साथ अपने अंदर कौशलों का विकास करना चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कौशलों की जरूरत है। कौशल विकसित जिस बच्चे में, जिस युवा में है, वो वहां जॉब के लिए जा सकते हैं, रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। आइए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को समझते हैं। किस किस क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग होती है? एरोस्पेस, हवाई जहाज एवं हवाई जहाजों से संबंधित उत्पादों का निर्माण एक क्षेत्र है। दूसरा, वाहनों का निर्माण, परिवहन वाहनों का निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी निर्माण, पुल, भवन, केमिकल, रसायन और पेट्रोलियम उत्पादों का निर्माण, दवाइयां का निर्माण, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन यानी अपने आप चीजें काम करती हैं ऐसी मशीनें, फूड प्रोसेसिंग, बेवरेजेज यानी पेय पदार्थ बनाने के लिए, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, मैंने देखा सोलर के लिए जैसलमेर बाड़मेर में 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में, यानी 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विंड मिल लगी हुई है। तो वहां पर उनका निर्माण, उनके रखरखाव संबंधित क्षेत्र में रोजगार के विकल्प हैं। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिकॉर्डेड मीडिया, रोबोटिक्स, कम्युनिकेशन यानी टेलीफोन, संचार का माध्यम, कमोडिटीज यानी हमारे बेसिक जैसे अन्न, खाद्यान्न हुआ, इस क्षेत्र में कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो हमारे उपभोग के प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, उनके क्षेत्र में, वस्त्रों के क्षेत्र में आप देखेंगे वस्त्रों के क्षेत्र में जबरदस्त परिवर्तन हुआ है और आगे भी होना है। चमड़े के क्षेत्र में यानी चमड़े से बनने वाले उत्पाद, लकड़ियों के क्षेत्र में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यानी पेट्रोल, सिर्फ अकेला पेट्रोल नहीं, उससे 150 तरह के उत्पाद बनते हैं। जो कच्चे तेल को तोड़कर 150 तरह के उत्पादों को बनाने के लिए अलग अलग वहां लोगों की जरूरत पड़ती है। तो वहां कैसे क्या हो सकता है? रबड़ और प्लास्टिक उसी का एक हिस्सा है। मशीनरी और इक्विपमेंट, बेसिक मेटल, आधारभूत धातुओं का निर्माण। तो इतने सारे क्षेत्र हैं जहां पर हम जा सकते हैं। इनमें से अपनी पसंद, चॉइस, रुझान, इंटरेस्ट
या योग्यताओं या कौशल के अनुरूप आप किसी भी एक क्षेत्र का आप चयन कर सकते हैं जिसमें आप जाना चाहते हैं, ताकि आप मन लगाकर काम कर सकें। अब देश में ऐसे कौन सी कंपनियां हैं, ऐसे कौन से कॉरपोरेट्स हैं जो अहम हैं, जो ज्यादा लोगों को नौकरियां देते हैं, ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, और कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहां पर नौकरियां और जॉब उत्पाद ये हमारा रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। तो मैं बता दूं, टाटा मोटर्स इसमें पहला रोल प्ले करता है। बहुत सारे लोगों को वहां रोजगार प्राप्त होता है। टाटा स्टील, रिलायंस, अशोक लीलैंड, हीरो होंडा, गोदरेज, मारुति, महिंद्रा, एल&टी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अडानी और हिंडाल्को। तो ये कुछ मुख्य नाम हैं जिनके पास लाखों में लोग काम करते हैं, और आप भी इनमें से किसी की तरफ रुख कर सकते हो। इनके अलावा भी बहुत नाम हैं जो लोगों को रोजगार के अवसर दे रहे हैं। जो मुख्य क्षेत्र हैं जहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है, मुंबई, पुणे, हुगली, कर्नाटका, बेंगलोर, तमिलनाडु, यानी कर्नाटका तमिलनाडु का इंडस्ट्रियल रीजन, गुजरात का इंडस्ट्रियल रीजन, छोटा नागपुर, विशाखापत्तनम, गुंटूर, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, यानी यहाँ का हमारा दिल्ली एनसीआर, और ये कोलफॉर्म, तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल रीजन। ये मैंने कुछ मुख्य नाम लिए। इसके अलावा भारत सरकार और हमारी राज्य सरकारें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्राथमिकता दे रही हैं और उसके विकास पर जोर दे रही हैं, और लोग अब वहां धीरे धीरे रोजगार के प्रचुर अवसर प्राप्त कर पा रहे हैं। तो आप इन क्षेत्रों में, इन कंपनीज में कहीं भी अपना रुख कर सकते हैं। अब इसमें एक कदम और अंदर घुसते हैं। अब समझते हैं कि किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वास्तव में होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में दो तरह के काम होते हैं। एक मुख्य उत्पादन कार्य, वो किस वस्तु का, किस उत्पाद का उत्पादन कर रहे हैं, उससे संबंधित मुख्य कार्य, उसे कहते हैं कोर फंक्शन, यानी उसकी जान फंक्शन की, यानी उसका आधार, क्या उत्पाद करते हैं। दूसरा होता है उसके सहायक कार्य, सहायक फंक्शन। जब किसी एक कंपनी विशेष के बारे में बात करते हैं तो ये डिपार्टमेंट बन जाते हैं, विभाग बन जाते हैं। पर जब ये इसको हम व्यापक रूप में देखते हैं तो इन्हें हम फंक्शन कहते हैं, कार्य कहते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि एक उत्पादन कंपनी या विनिर्माण कंपनी या एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अंदर क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं पहला काम, उत्पादन। उत्पादन कैसे? जैसे किसी एक कंपनी में कपड़े का उत्पादन होता है, तो वहां कच्चे माल से कपड़ा बनाना, ये उनका उत्पाद हुआ। तो कपड़े का निर्माण का जो कार्य होगा, निर्माण कार्य, उसे हम मुख्य कार्य कहेंगे, कोर फंक्शन कहेंगे। तो उसमें जो संलग्न कार्य हैं, छोटे छोटे कार्य, जो क्रियाएं हैं, वहां पर अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग कौशलों वाले लोग और अपनी अपनी क्रियाविधि, अपना योगदान देते हैं, तब कपड़े का उत्पादन होगा। तो उत्पादन का मतलब कच्चे माल को लेकर उसको प्रोसेस करके और उसका उत्पाद बनाना। अब वो उत्पाद सही बन रहा है कि वो सही नहीं बन रहा, इसकी जानकारी या इसको इंश्योर करना कि हर एक उत्पाद बिल्कुल हमारी आवश्यकता अनुसार सही बने, उसकी गुणवत्ता सही हो। तो इसके लिए वहां एक कार्य है गुणवत्ता का माप, गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। तो एक वहां विभाग होता है क्वालिटी अश्योरेंस, क्वालिटी इंस्पेक्शन, क्वालिटी चेकिंग। तीसरा विभाग ये होता है कि जो मानव संसाधन, जो लोग वहां उत्पादन कर रहे हैं, उस प्रक्रिया में संलग्न हैं, लगे हुए हैं, उनके जीवन सुरक्षित हो और उनको कोई शारीरिक अथवा मानसिक रूप से नुकसान ना हो, क्योंकि मशीन और व्यक्ति एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। तो मशीन और व्यक्तियों के बीच में तालमेल ऐसा हो कि उनके जीवन को कोई खतरा ना हो, इस बात को सुनिश्चित करते हैं, उनके जीवन सेफ, सुरक्षित हो। इसके लिए एक विभाग काम करता है जिसे सेफ्टी विभाग कहते हैं, हम सुरक्षा विभाग कहते हैं।
इसके साथ एक विभाग वहां वो होता है जो बाहर से, जहां उत्पादन हो रहा है उस स्थान पर कच्चा माल अक्सर उपलब्ध नहीं होता, तो अलग अलग जगहों से कच्चे माल को लाकर एक जगह पर स्टोर किया जाता है। तो स्टोर विभाग कच्चे माल को अपने पास इकट्ठा करता है और उत्पादन में लगे व्यक्तियों को आवश्यकता अनुसार उसको उन्हें सप्लाई करता जाता है। जब वो उत्पादन हो जाता है तो उस माल को फिर एक जगह रखते हैं, उसे हम वेयर हाउस कहते हैं, यानी बने हुए माल को रखने के लिए हम वेयर हाउस, यानी वही वो एक स्टोर है पर वहां बना हुआ माल रखा जाता है। तो उस रख रखाव के लिए वहां लोगों की आवश्यकता होती है, कच्चे माल के लिए रख रखाव के लिए लोगों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो कच्चे माल को खरीद के बाहर से लाएंगे वो एक पूरी टीम काम करती है, और उस टीम को हम प्रिक्योरमेंट टीम बोलते हैं, उस विभाग को परचेज विभाग बोलते हैं। तो परचेज विभाग में भी बहुत सारे रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। स्टोर वेयर हाउस में उपलब्ध होते हैं, सेफ्टी में उपलब्ध होते हैं, क्वालिटी में उपलब्ध होते हैं, प्रोडक्शन में उपलब्ध होते हैं। अब ये जो अलग अलग कौन सी जगह कौन व्यक्ति काम कर सकता है उसकी चर्चा हम जल्दी ही करने वाले हैं। इसके अलावा ये जो कोर फंक्शन था ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, यानी कोर फंक्शन में लगे लोगों का काम थोड़ा बहुत अलग होता है, पर इसके साथ कुछ ऐसे आधारभूत फंक्शन है, कार्य हैं, जो कंपनी चाहे कोई भी निर्माण करती हो परंतु ये सहायक कार्य वहां हर कंपनी में होते हैं। तो इसमें एक अच्छी बात यह है कि अगर आप इन क्षेत्रों में कौशल लेते हैं तो फिर क्या होगा, आपका दायरा बढ़ जाता है। जैसे मैनेजमेंट का मतलब है कंपनी को चलाने वाले टॉप मैनेजमेंट के लोग, उनके नीचे मिडिल मैनेजमेंट के लोग, उसके नीचे के सेक्शन के मैनेजमेंट के लोग, यानी प्रबंधन। पूरी कंपनी, पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहां भी वो विनिर्माण कार्य चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, उसका प्रबंधन एक विभाग करता है, उसे मैनेजमेंट कहते हैं। उसके अलावा उसकी प्रशासनिक देखरेख, प्रशासनिक कार्रवाइयां, प्रशासनिक आवश्यकताएं, जैसे वहां काम करने वाले लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था है, जलपान की व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था है, सुरक्षा की व्यवस्था है, और उनके नियमावली की व्यवस्था है, उनके कल्याण की व्यवस्था है। ये सब व्यवस्थाएं करने के लिए वहां एक प्रशासनिक विभाग होता है। सामान्यतः ये विभाग बड़ी कंपनियों में अलग एक विभाग के रूप में होता है, छोटी इकाइयों में एचआर और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों इकट्ठे काम करते हैं। तो तीसरा विभाग और तीसरा कार्य होता है एचआर, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसका पूरा नाम है मानव संसाधन प्रबंधन या मानव संसाधन विकास विभाग। एक विभाग होता है जिसमें लोगों को भर्ती करना, उनको नौकरियां देना, उनको जांचना, उनके लिए उनके जितने भी उनके हित हैं, उनकी पगार क्या है, उनकी सैलरीज क्या हैं, उनके वेजेस क्या हैं, उनको नोट करना, उनके अटेंडेंस नोट करना, उनको सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो इस सब से संबंधित उनके कल्याण के लिए काम करना, उनके प्रशिक्षण के लिए काम करना, उनके विकास के लिए काम करना, ये सब कार्य एक विभाग देखता है। उस विभाग को हम एचआरएम यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं। अब बात आई कि जो माल बना उस माल को बाहर बेचेगा कौन। तो एक विभाग उस कंपनी में होता है जो बने हुए माल को, बने हुए उत्पादों को जहां जहां भेजा जाता है, जहां बेचा जा सकता है वहां उन्हें बेचते हैं। अब जब माल बिकेगा तो धन आएगा, और जब माल परचेज डिपार्टमेंट खरीदेगा तो धन जाएगा, और मानव संसाधन जो हायर किए, जो लोगों को रोजगार दिया, उनको धन जाएगा। तो इस धन की व्यवस्था और धन के प्रबंधन को फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता है। तो ये जो मुख्य विभाग हैं इनको सहायक विभाग कहते हैं, यानी कोर फंक्शन के साथ ये सपोर्ट फंक्शन है, और ऑपरेटिंग फंक्शन है मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, एचआर, सेल्स एंड मार्केटिंग एंड फाइनेंस। तो इस प्रकार एक कंपनी का अंदर का रूप होता है कि अलग अलग विभाग एक साथ हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर, तालमेल के साथ एक विनिर्माण इकाई को चलाते हैं। अब आपके पास जो अभी तक हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देख रहे थे, अब हमारे पास 10 क्षेत्र पता चले कि अब यहां जुड़े हर युवा को यह पता चलेगा मुझे किस फील्ड में जाना है, मेरे लिए कौन सा फील्ड अच्छा है।
मैं किस फंक्शन में जा सकता हूं, उस फंक्शन में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। मैं समझता हूं ऐसी जिज्ञासा आपके अंदर उत्पन्न हो रही होगी। आइए उस जिज्ञासा के लिए काम करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि किसी भी निर्माण इकाई में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाने के लिए आपके पास दो विकल्प होते हैं कि आप या तो नॉन मैनेजमेंट कैटेगरी में जाएं या मैनेजमेंट कैटेगरी में जाएं। दो तरह की कैटेगरी है। नॉन मैनेजमेंट कैटेगरी जहां प्रबंधन से आपका कोई संबंध नहीं है, आपको एक निश्चित कार्य दिया, वो कार्य आपने किया, उसके बदले आपको वहां पर पारिश्रमिक मिलेगा। ये आधारभूत कार्य कौन कौन से हो सकते हैं। तो भारत सरकार ने एक नियम बनाया, नियमावली बनी थी 1948 में, और उसको फैक्ट्रीज एक्ट कहा, यानी हमारा कारखाना अधिनियम बनाया था। उसमें ये तय किया था कि किस किस को क्या क्या मिलेगा। उससे संबंधित और भी अधिनियम्स बने थे, और ये अधिनियम करीब 29 अधिनियम एक विनिर्माण इकाई पर लागू होते थे। आजकल सरकार ने इनको कम करके 4 कर दिया है। तो उन अधिनियमों के अनुसार अथवा नियमानुसार ये जो विनिर्माण इकाइयां चलती हैं, इनमें किस कार्य पर आप जा सकते हैं और क्या आपको वहां पर वेज मिलेगा, यानी तनख्वाह मिलेगी, पगार मिलेगी। तो वहां पहली कैटेगरी अनस्किल्ड। अगर आप बहुत कम शिक्षित हैं और कोई कौशल नहीं सीखा, आपको कुछ नहीं आता, तो आप हेल्पर के रूप में, खलासी के रूप में, असिस्टेंट के रूप में आप जा सकते हैं, जहां आप काम सीखेंगे भी और साथ साथ आपको वहां पैसा भी मिलेगा। अब पैसा वहां क्या मिलता है या आपको पारिश्रमिक क्या मिलता है। एक तो दैनिक पारिश्रमिक मिलेगा, 26 दिन को इकट्ठा करके वो पूरे महीने का पारिश्रमिक बनता है, और उसके लिए अभी अलग अलग राज्यों में अलग अलग पारिश्रमिक के मापदंड हैं। अलग अलग राज्य थोड़ा बहुत आगे पीछे रखते हैं अपनी विकास दर के अनुसार। तो मैं एक एवरेज बता रहा हूं कि एक एवरेज अनस्किल्ड कर्मचारी को 7600 रुपए के करीब मिलता है। इसके साथ अच्छी बात यह है कि जो कार्य करने आप जा रहे हैं, पहले ही दिन से आप और आपका परिवार दोनों के स्वास्थ्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी वो इंडस्ट्री वहां नोट कर लेती है। और एक विभाग है पूरे देश में जो काम करता है, उसे ईएसआई बोलते हैं। तो कर्मचारियों का उसमें बीमा होता है, उनके स्वास्थ्य बीमा होता है। तो अगर आप में से किसी को कभी कोई समस्या होती है, तो आप निशुल्क अपना इलाज वहां करा सकते हैं, अपना आपका परिवार करा सकता है। इसके साथ साथ आपकी भविष्य निधि वहां जमा होती है कि जो पारिश्रमिक आज मिलेगा वो आप आज खर्च कर लेंगे, पर भविष्य के लिए आपके पास बचत सुरक्षा के रूप में क्या रहेगा। तो सरकार इसके लिए भी रोल प्ले करती है, और सरकार ईपीएफ जमा कराती है आपका, जिसमें से 12% आपके पारिश्रमिक का आपकी पगार में से कटता है, और 12% उसमें आप जहां काम करते हैं वो देते हैं। तो इस प्रकार आपकी पारिश्रमिक का मासिक जो भी आपकी वहां पगार बनेगी, तनख्वाह बनेगी, वेज बनेगा, उसका 24% आपके खाते में भविष्य के लिए जमा होता जाता है। इसके अलावा आपके समाज कल्याण के रूप में कुछ पैसा जमा होता है, जहां 5 रुपए 10 रुपए आपसे कटते हैं, और उसके दुगने पैसे आपका नियोक्ता जमा कराता है। वो पैसा भविष्य में आपके समाज के लिए, आपके परिवार के लिए, जैसे भविष्य में आपके बच्चों की शादियां हों या आपको जीवन में और कुछ आवश्यकताएं पड़े, तो उस समय वो पैसा काम आता है। आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, उनकी साइकिल के लिए, आपके घर में गृहिणियों के लिए सिलाई मशीन, ऐसी व्यवस्थाएं सरकार करती रहती है। तो ये पगार के साथ, तनख्वाह के साथ ये बेनिफिट यानी हित, आपको लाभ मिलते हैं। अब अगर आप सेमी स्किल्ड हैं, यानी आपने अनस्किल्ड थे, कुछ काम सीख लिया, कोई रूटीन का काम आपको समझा दिया गया, आपका कौशल काम करते करते विकसित हो गया, तो आपका वहां पैसा और बढ़ जाएगा। अथवा आपको कोई कौशल थोड़ा सा भी आता है, तो आप असिस्टेंट के रूप में, लर्निंग ऑपरेटर के रूप में, लर्निंग प्लम्बर के रूप में, रिगर के रूप में काम कर सकते हैं, और आपको उसका वेज थोड़ा ज्यादा मिलता है। वो यहाँ लिखा हुआ है 7,980 से लेके 8,379 रुपए तक, और बाकी हित सारे मिलते हैं। अगर आपने कोई कौशल विकास किया हुआ, यानी आपका कौशल विकसित है, तो विकसित कौशल में आप क्या कर सकते हैं। जैसे आप वेल्डिंग करते हैं,
वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, पैनल ऑपरेटर, कैड टेक्नीशियन, मशीनिस्ट, टर्नर, सीएनसी ऑपरेटर। सीएनसी ऑपरेटर का मतलब होता है एक कंप्यूटराइज्ड मशीन से आजकल काम होते हैं, उत्पाद बनते हैं। तो सीएनसी मशीन होती है, बीएमसी मशीन होती है, वर्टिकल मिलिंग मशीन बोलते हैं इसको, और लैथ ऑपरेटर यानी लैथ मशीन होती है, मिलिंग ऑपरेटर जो मैनुअल मिलिंग है, ग्राइंडर, इलेक्ट्रिशियन, ड्राफ्ट्समैन, इलेक्ट्रोप्लेटर। ऐसी कोई भी एक कौशल का प्रशिक्षण अगर आपने ले लिया है, जैसे आईटीआई कर ली तो आपने वो प्रशिक्षण ले लिया, तो उस प्रशिक्षण के बाद आपको अलग वेज मिलता है। उसका वेज वेरी करता है 8,797 से 9,237। ये मैंने किसी एक विशेष राज्य का लिया है, पर ऑन एवरेज इसके आगे पीछे आपको वहां मिलता है। आप जिस राज्य में हैं उस राज्य में ये धन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप अपने राज्य की वेज नियमावली को ऑनलाइन देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके राज्य में बेसिक वेजेज क्या है। हाईली स्किल्ड लोग वो हैं जिनके कौशल बहुत अच्छी तरह से विकसित हैं, जैसे टूल एंड डाई मेकर्स हैं, मोल्ड मेकर्स हैं, पैटर्न मेकर्स हैं, मॉडल मेकर्स हैं, मशीनिस्ट हैं, जिनका हाथ बैठा हुआ है, कौशल बहुत अच्छा विकसित है, उनको और पारिश्रमिक अधिक मिलता है। इसके अलावा कोई क्लेरिकल कार्य में है, अगर 10वीं तक पढ़े हुए हैं और कोई लिपिकीय कार्य करते हैं, क्लेरिकल लिखने पढ़ने का बैठकर काम करते हैं, जनरल स्टाफ है, तो आपका वेज अलग है। अगर आपने डिग्री की हुई है, ग्रेजुएशन किया हुआ है और फिर कोई लिपिकीय कार्य, क्लेरिकल काम करते हैं, बैठ के कोई आंकड़े भरते हैं, तो आपको वेज अलग मिलता है, उसका वेज और ज्यादा है। सरकार ने डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए, आंकड़ों को वहां भरने के लिए, उसके लिए अलग पद विकसित किया हुआ है, और उसमें अगर आप जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में तो आपका वेज अलग मिलता है। 2 तरह के ड्राइवर काम करते हैं, लाइट व्हीकल यानी हल्के व्हीकल चलाने वाले और हैवी व्हीकल चलाने वाले, दोनों के अलग अलग वहां पारिश्रमिक निर्धारित हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड के भी 3 रूप होते हैं। एक सामान्य सिक्योरिटी गार्ड, दूसरा सिक्योरिटी गार्ड जिसके पास कोई हथियार हो वेपन सहित, उनका वेज अलग है, और जिनका वेपन नहीं है उनका वेज अलग है। सिक्योरिटी के सुपरवाइजर का वेज अलग है। तीनों के अलग अलग वेज होते हैं। तो आप वो वेरी करते हैं, प्रतिदिन 8 घंटे काम करना होता है। ये जो धन यहां दिखाया गया, प्रतिदिन 8 घंटे का कार्य और आपको 26 दिन एक महीने में कार्य, उसका वेज यहां प्रदर्शित है। तो यही सरकार का नियम है कि एक व्यक्ति से 8 घंटे काम लिया जा सकता है और महीने में 26 दिन। उस नियमावली के तहत आपको ये लाभ, ये हित आपको विनिर्माण इकाइयों में मिलते हैं। अब देखते हैं कि इन कार्यों में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा और मैंने क्या किया हुआ है तो मुझे क्या कार्य मिल सकता है। ध्यान से देखिएगा, ये आगे की दोनों स्क्रीन्स, जहां पर आपके लिए एक रास्ता मिल सकता है कि अगर आप कोर फंक्शन में जाते हैं, ऑपरेशंस में जाते हैं, प्रोडक्शन में जाते हैं, तो आप सुपरवाइजर बन सकते हैं। अब मैं लोग यानी जो आपने पहले देखा था नॉन मैनेजमेंट कैटेगरी से ऊपर की कैटेगरीज को बता रहा हूं। जो पिछली कैटेगरीज आपने देखी थी, उन कैटेगरीज में आप आईटीआई करके जा सकते थे, उन कैटेगरीज में आप अपना कौशल विकसित करके जा सकते थे, परंतु अब आगे और पढ़ाई करके आप इससे ऊपर के पदों पर कैसे जा सकते हो, वो मैं आपके साथ अब चर्चा करता हूं। तो अगर प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं, सुपरवाइजर बनना चाहते हैं, मैनेजर बनना चाहते हैं, इंजीनियर, पीपीसी इंजीनियर, इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो कम से कम आईटीआई आपके पास हो, या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आपके पास हो, या आपके पास बीवॉक डिग्री हो, या आपके पास बीएससी हो, या आपके पास बीटेक हो यानी इंजीनियरिंग में डिग्री हो। तो आप मुख्य कार्य में यानी आप जा सकते हैं, प्रोडक्शन में, उत्पादन के कार्य में संलग्न हो सकते हो, वहां रोजगार प्राप्त कर सकते हो। अगर आपने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद क्वालिटी के क्षेत्र में जाना है, जहां आप इंस्पेक्शन अच्छा कर लेते हैं, आप गुणवत्ता को निर्धारित कर लेते हैं, आपका रुख ऐसा है कि आप देख के ही बता देते हैं ये चीज ज्यादा अच्छी है, ये कम है, तो आप क्वालिटी के क्षेत्र में जा सकते हैं। क्वालिटी के क्षेत्र में आपके लिए विकल्प है ट्रेनी, ऑफिसर, मैनेजर, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कंसल्टेंट। इसमें भी आप आईटीआई करके जा सकते हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करके जा सकते हैं, बीटेक करके जा सकते हैं, या कोई भी ग्रेजुएट डिप्लोमा, ग्रेजुएट कोर्स किया, 3 साल की डिग्री की और उसके बाद आपने कोई 1 साल या 2 साल का डिप्लोमा किया।
सेफ्टी के क्षेत्र में जा सकते हैं। सेफ्टी के क्षेत्र में सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं, ईएचएस ऑफिसर बन सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं, क्यूएमएस कंसल्टेंट बन सकते हैं, फायर फाइटर बन सकते हैं। इसके लिए कम से कम 12वीं के साथ, 12वीं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ अगर आपने पढ़ी है तो उसके बाद आप डिप्लोमा कर सकते हो फायर सेफ्टी में, या डिग्री कर सकते हो फायर सेफ्टी में, ईएचएस में कर सकते हो, या बीएससी का एक अलग ही कोर्स है फायर सेफ्टी में, ये कर सकते हैं, या इंजीनियरिंग करके भी आप इसके बड़े पदों पर जा सकते हैं। स्टोर एंड वेयर हाउस में आप स्टोर और वेयर हाउस में स्टोर ऑफिसर बन सकते हैं, स्टोर एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन सकते हैं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट अनुभव के आधार पर बना जाता है, बाकी पदों पर आप सीधे भर्ती करके जा सकते हैं। इसके लिए आप कोई ग्रेजुएट डिग्री करने के बाद या तो एमबीए हो, या डिप्लोमा इन वेयर हाउसिंग हो, डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट हो, तो आप इस क्षेत्र में जा सकते हैं। परचेज का क्षेत्र स्टोर के साथ जुड़ा होता है, ये दोनों तालमेल के साथ हाथ से हाथ मिलाकर काम करते हैं। परचेज ऑफिसर बन सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं, एचओडी बन सकते हैं। आप कोई भी ग्रेजुएट डिग्री करने के बाद आप प्रोक्योरमेंट में डिप्लोमा कर लें, या एमबीए मटेरियल मैनेजमेंट कर लें, या पीजीडीबीएम मटेरियल मैनेजमेंट कर लें, तो आप परचेज के क्षेत्र में जा सकते हैं। बाकी जो अन्य फंक्शन थे जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, जो सपोर्ट और सहायक फंक्शन है, मैनेजमेंट में जाने के लिए आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग बन सकते हैं, एग्जीक्यूटिव से काम शुरू होता है, एमआईएस में काम कर सकते हैं, या आप मैनेजर बन सकते हैं मैनेजमेंट में। सीईओ इसी का एक रूप है, डायरेक्टर इसी का एक रूप है, और वाइस प्रेसिडेंट इसका एक रूप है। यानी इन पदों तक आप अपनी पहुंच बना सकते हैं, पर शुरू करने के लिए आप ट्रेनिंग या एग्जीक्यूटिव से आप शुरू कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ एमबीए करें, एमबीए मार्केटिंग में हो, या एमबीए एंटरप्रेन्योरशिप में हो, या पीजीडीबीए करें, आप पीजीडीबीएम करें, ये कोर्स करके आप इस मैनेजमेंट के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। अगर आपने लॉ किया है, या आप लॉ करना चाहते हैं, या कोई डिप्लोमा इन एडमिनिस्ट्रेशन, या आप एक्स आर्मी पर्सनल हैं, एयरफोर्स पर्सनल हैं, नेवी पर्सनल हैं, पुलिस से हैं, आप कहीं से भी आपने पहले जॉब की है, यानी डिफेंस पर्सनल के रूप में आपने काम किया है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रेफर करती है उन लोगों को अपने यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब देने का, प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक देखभाल जिम्मेदारी उन्हें देने के लिए। यहाँ आप ऑफिसर बन सकते हैं, फैसिलिटी सुपरवाइजर, मैनेजर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वेलफेयर ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, आईटी मैनेजर, ईआरपी मैनेजर, ईआरपी एग्जीक्यूटिव, आईटी का फंक्शन, ये सारे फंक्शन एडमिनिस्ट्रेशन के हैं। आप इनमें से किसी भी एक पद पर आवश्यक शिक्षा और कौशल प्राप्त करके जा सकते हैं। एचआर एक प्रबंधन का हिस्सा है, और एचआर में जो पद होते हैं वो ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव, मैनेजर, एचओडी, एलएनडी मैनेजर यानी लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग मैनेजर, कंसल्टेंट, इसमें कोई भी ग्रेजुएट डिग्री के साथ एमबीए एचआर करके आप प्रवेश पा सकते हैं, अथवा कोई भी एक डिग्री के बाद आप संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा करके आप रोजगार के अवसर ढूंढ सकते हैं। मार्केटिंग और सेल्स में वो लोग जाएं जिनकी बात करने की वाक्पटुता अच्छी है और जिनको मार्केटिंग और सेल्स करना अच्छा लगता है। वहां ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव, मैनेजर और एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक आप जा सकते हैं। इसमें कोई भी ग्रेजुएट डिग्री के साथ अगर आपने मार्केटिंग में कोई डिप्लोमा अथवा एमबीए मार्केटिंग किया है या एंटरप्रेन्योरशिप में किया है तो आप इस क्षेत्र में उतर सकते हैं। यदि आप धन के प्रबंधन से संबंधित कार्य में जाना चाहते हैं तो वहां के लिए पद हैं ऑफिसर, अकाउंटेंट, मैनेजर, एचओडी, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सीएमए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसके लिए आप या तो बीकॉम के साथ, अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, बीकॉम के साथ आपने अकाउंटिंग में डिप्लोमा किया तो अकाउंटेंट बन सकते हैं। एमबीए किया तो इस क्षेत्र में जा सकते हैं। बीकॉम के साथ एमए किया, कंपनी सेक्रेटरी की डिग्री, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट का कोर्स अगर आपने किया या कंपनी सीए का कोर्स किया तो आप इस क्षेत्र में उतर सकते हो। तो इस प्रकार हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के विभिन्न क्षेत्रों में अपना रुख, अपना मार्ग ले सकते हैं और इसे अपना एक लक्ष्य बनाकर उसमें आवश्यक कौशल अथवा शिक्षा ग्रहण करके हम जा सकते हैं। आइए मेटल इंडस्ट्री पर चर्चा करते हैं। मेटल इंडस्ट्री पर चर्चा करें तो वो ये है कि भारत एक विकासशील देश है और हमारे पास खनिजों का भंडार है।
हम खनिजों को, धातुओं को निकाल कर उनको उत्पाद करके, विनिर्माण करके अपने यहाँ काम में ले रहे हैं और दुनिया को दे रहे हैं। इससे हमारे देश का विकास हो रहा है। और इसमें हमारे पास सबसे ज्यादा धातुएं कौन सी हैं जहां पर हमारे पास रोजगार के अवसर हैं? तो हम पूरी दुनिया में जो कच्चा स्टील है, लौह अयस्क, उसके क्षेत्र में हमारा दूसरा नंबर आता है। और जहां पर हम सबसे ज्यादा ये लो अयस्क यानी स्टील पैदा कर रहे हैं। स्टील इंडस्ट्री में बड़ी ग्रोथ है और 2030 तक 300 मिलियन टन स्टील हम पैदा करने का लक्ष्य रख रहे हैं। तो इस क्षेत्र में आप जा सकते हैं, इस क्षेत्र में आप करियर के अवसर तलाश कर सकते हैं। इसके अलावा कोयला, लिग्नाइट, गैस, पेट्रोलियम क्रूड, बॉक्साइट, क्रोमाइट, कॉपर, गोल्ड, हाँ सोना भी, सोना हमारे यहाँ थोड़ा कम पैदा होता है, 132 किलो पैदा करते हैं हम। और बाकी सीसा, मैग्नीज, जिंक, लाइमस्टोन, फॉस्फेरेट, ये बहुत सारी धातुओं का हम वहां से खनिजों के रूप में निकालकर प्रोसेस करते हैं। कहाँ कहाँ इससे संबंधित रोजगार के अवसर हैं? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। और उड़ीसा में जो लोहे से संबंधित खनिज और धातुओं का उत्पादन और प्रसंस्करण है, वो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, इन राज्यों में बहुत ज्यादा अवसर हैं। उसके अलावा वहां से धातुओं को उठाकर पूरे देश के इंडस्ट्रियल जोन्स में धातुओं से विभिन्न उत्पादों का निर्माण होता है। अब इसमें कौन कौन से जॉब और पोजीशंस है? इसमें होता है मेटलर्जिस्ट, यानी धातुओं से संबंधित एक कार्य होता है, एक पद है मेटलर्जिस्ट, जो जिनका एक कोर्स होता है, उसको विशेष रूप से वही पढ़ते हैं और इस क्षेत्र में काम में आप जा सकते हैं, अवसर ढूंढ सकते हैं। हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर, भारी लोहा ढोने के लिए या धातुओं को ढोने के लिए भारी भारी वाहन चाहिए होते हैं, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, तो उनके ऑपरेटर बन सकते हो, उनको बनाने की कंपनी में जा सकते हो। फोकलिफ्ट, फोकलिफ्ट का मतलब एक मशीन के आगे ऐसे दो फोक निकले रहते हैं, कांटे निकले रहते हैं, वो सामान को उठाकर गाड़ियों में चढ़ाना उतारना। पैकेजर्स, माइनर, यानी खानों में से धातुओं को निकालना। स्क्रैप प्रोसेसर, मैकेनिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, इंडस्ट्रियल इंजीनियर, मटेरियल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मेंटेनेंस इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, प्रोसेस इंजीनियर, माइनिंग इंजीनियर, इतने तरह की इंजीनियरिंग है वहां। आप इनमें से किसी भी क्षेत्र में इंजीनियरिंग करके जा सकते हो। माइन सेफ्टी एक विशेष करके कोर्स होता है माइन सेफ्टी का, तो आप वो कोर्स करके माइन सेफ्टी में जा सकते हो। प्रोडक्शन मैनेजर, धातु जहां उत्पादित होती है वहां के प्रोडक्शन मैनेजर बन सकते हैं। तो आप क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, क्वालिटी जो अभी चर्चा कर रहे थे हम, क्वालिटी के क्षेत्र में आप अपनी शिक्षा पूरी करके उस क्षेत्र में जा सकते हो। बेल्डिंग, फैब्रिकेशन और मशीन ऑपरेटिंग, प्रोडक्शन सुपरविजन, इस तरह के कार्य धातुओं के क्षेत्र में खूब है। अब इसके लिए कौन सा कोर्स किया हुआ होना चाहिए कि आप धातुओं में चले जाएं? तो आईटीआई होता है। आईटीआई के विशेष कोर्स हैं धातुओं के लिए और विनिर्माण कंपनियों के लिए। मैं 1 मिनट में आपको लगभग सारे आईटीआई के ऐसे कोर्स बता दूं जो उस क्षेत्र में आप इनमें से किसी एक को करके चले जाए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी धातुओं पर परत चढ़ाना, धातु पर धातु की परत चढ़ाना, उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल, यानी ये नक्शे बनाने वाले, डिजाइन बनाने वाले। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फोर्जर एंड हीट ट्रीटर, ये धातुओं से संबंधित एक कार्य है और इसमें आईटीआई डिप्लोमा होता है। फोर्जिंग, यानी धातुओं को पीट पीट कर उत्पादों में परिवर्तित करना। फाउंड्री मैन, भट्टियों से संबंधित टेक्नीशियन का एक कोर्स है। एचएससी का कोर्स है, हेल्थ एंड सेफ्टी। एंड इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, जो वहां इंस्ट्रूमेंट काम में आते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स के लिए अलग एक कोर्स है। लिफ्ट एंड एस्केलेटर मैकेनिक, मशीनिस्ट, ग्राइंडिंग मशीन का मशीनिस्ट, मोटर व्हीकल मैकेनिक, मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग, धातुओं पर पेंट करने वाले, मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर, धातुओं की बॉडी रिपेयर करने वाले, यानी धातुओं से कोई वाहन बनाया उसकी बॉडी को रिपेयर करने वाले। मैकेनिकल डीजल, मैकेनिकल मशीन टूल्स, टूल एंड डाई मेकर, बड़े गजब का कोर्स है टूल एंड डाई मेकर। अगर किसी के पास क्रिएटिव माइंड है और उसका कौशल विकसित है, हाथ अच्छा बैठ जाता है, तो अनलिमिटेड संभावनाएं इस क्षेत्र में है। इसमें आप
वेल्डर फैब्रिकेशन, वेल्डर पाइप फिटर, टर्नर, वायरमैन, इस क्षेत्र में इसमें से किसी भी एक कोर्स को करके, इनमें से विभिन्न कोर्स आईटीआई के 1 साल और 2 साल के होते हैं, अधिकतर कोर्स 2 साल के हैं, और इसे 10वीं के बाद किया जा सकता है। कुछ कोर्स ऐसे हैं जिनको 8वीं के बाद भी किया जा सकता है। अगर आपने इन कोर्स में से कोई कोर्स किया हुआ है तो आप आवश्यक अवसर इस क्षेत्र में ढूंढ सकते हैं। अन्यथा 10वीं के बाद या 12वीं के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इंजीनियरिंग करके आप मैकेनिकल, केमिकल, माइनिंग, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिकल, मटेरियल्स, इस क्षेत्र में कोई भी एक डिप्लोमा करके 3 साल का आप कार्य ढूंढ सकते हैं। या आपने बीएससी साइंस में किया या कोई बीवॉक डिग्री आप कर लें, बैचलर इन वोकेशनल स्टडीज, इस संबंधित क्षेत्र में, तो आप जा सकते हैं। बीई बीटेक अगर आपने किया है, यानी इंजीनियरिंग की डिग्री की है, तो इस क्षेत्र में जा सकते हैं। तो आप धातुओं के क्षेत्र में इनमें से किसी भी एक शिक्षा को प्राप्त करके उतर सकते हैं। अब चलते हैं लकड़ियों के क्षेत्र में। लकड़ियों के क्षेत्र में देश में बड़ा विकास अवश्यंभावी है, बहुत विकास किया है। अब लकड़ियों का उपयोग अन्य तरीके से होने लगा, यानी इंजीनियर्ड वुड चाहिए। पहले लकड़ी उपयोग में करते थे, अब इंजीनियर्ड वुड चाहिए हमें। इंजीनियर्ड वुड क्या होती है? जैसे फर्नीचर बनाने के लिए आजकल हम प्लाईवुड का उपयोग कर रहे हैं, लेमिनेशन प्लाईवुड का उपयोग कर रहे हैं, पार्टिकल बोर्ड का उपयोग कर रहे हैं, पेपर लकड़ी से बना रहे हैं हम, और पेपर से संबंधित बहुत सारे उत्पाद हैं, फाइबर बोर्ड बना रहे हैं। इतने सारे बोर्ड्स, पहले लकड़ियों के दरवाजे और फर्नीचर सीधे बनते थे, आजकल हम उनका प्लाई बोर्ड, लेमिनेट, पार्टिकल बोर्ड, पेपर, फाइबर बोर्ड बना रहे हैं। तो ये सब बोर्ड्स बनाने के लिए कहीं तो फैक्ट्रियां हैं। उन फैक्ट्रियों में, उन यूनिट्स में जाकर आपकी रॉ लकड़ी, कच्ची लकड़ी को प्रोसेस करके वो अलग अलग रूप में लकड़ियों को बना रहे हैं, और इसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। यही नहीं, हैंडीक्राफ्टेड डेकोरेटिव आइटम बनाने के लिए एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा दायरा है। भारत देश बहुत सारे हैंडीक्राफ्टेड डेकोरेटिव आइटम्स भेजता है, और बहुत सारे इलाके भरे पड़े। राजस्थान का एक विशेष इलाका हैंडीक्राफ्टेड आइटम्स बनाता है, और पूरी दुनिया में उनकी बड़ी मांग है। अब ये जो इंजीनियर्ड बोर्ड है, जिसे हम प्लाईवुड या मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड बोलते हैं, इन सब की बहुत पॉपुलैरिटी है और भविष्य इन्हीं का है। और इसमें बहुत सारी तकनीक का उपयोग हो रहा है, टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है कि रॉ लकड़ी को काट के कैसे माचिस की तीलियां बनती हैं, रॉ लकड़ी को काट के कैसे दरवाजे का बोर्ड बनता है। ये तकनीक से संबंधित अगर आपने कोई कोर्स किया तो आप इस क्षेत्र में करियर बना सकते हैं, और ये एवरग्रीन क्षेत्र है। इसमें कौन कौन से विकल्प हैं? कारपेंटर, जॉइनर, फर्नीचर डिजाइनर, वुड टेक्नोलॉजिस्ट। वुड टेक्नोलॉजिस्ट का मतलब वो जो मशीन है जो वुड टेक्नोलॉजी पे काम करती हैं, उसका कोई कोर्स करके आप आईटीआई कर सकते हो। आप उससे संबंधित कारपेंटर का बेसिक कोर्स करके फिर उसमें एक्सीलेंस कोर्स आप एडिशनल कर सकते हैं। वुड वर्किंग मशीन ऑपरेटर बन सकते हैं आप। पेंटर यानी वुड पेंटिंग, फिनिशिंग, हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट, ये काम इस क्षेत्र में उपलब्ध है। और वुड टेक्नोलॉजी इंजीनियर इस क्षेत्र में विकल्प है। इसके अलावा बहुत सारे और अन्य विकल्प इसमें भविष्य में आने वाले हैं। आप अपने को तैयार करें। आज की इस चर्चा में से जो चीजें आपको अच्छी लगी उनको पकड़कर नोट करें, और उस क्षेत्र का कोर्स, करियर, कौशल और अवसर उनको कहीं नोट करके उस क्षेत्र में आप अपने कदम बढ़ाएं, और ईश्वर आपको उसमें एक अच्छी प्रगति दे। इसी के साथ आज की इस चर्चा को पूरी करते हैं। अब आपके प्रश्नों की बारी है। आपके कोई मुख्य प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू लोकमान जी, बहुत बहुत बढ़िया सेशन था। काफी प्रशंसा कर रहे थे आज के पार्टिसिपेंट्स वो मैसेज, चैट, यूट्यूब चैट मैसेज के थ्रू। बहुतों ने लिखा कि बहुत ही हेल्पफुल इंफॉर्मेशन है सर। काफी क्लैरिटी मिली है आज के सेशन से। बिकॉज अगर देखें तो इंडिया में हम में से जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, स्पेशली इस इंडस्ट्री से हम उतने हमारा उतना कनेक्शन नहीं होता। बिकॉज हम लोग जनरली हम किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर नहीं जा पाते, या फिर इवन आपने कवर किया दी वुड इंडस्ट्री, इसमें कैसे नौकरी है। अपार्ट फ्रॉम वोकेशनल करियर्स, आजकल बहुत बड़े बड़े कंपनीज आ गए, इंटीरियर डिजाइन कंपनीज बन गए,
रादर इंडिविजुअल्स। सो ये लोग भी काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। तो आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, इवन आपने सैलरी पैकेज कवर किया इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सो कुछ लोग पूछ रहे थे सर, स्पेशली आपने काफी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन किया। कुछ लोग पूछ रहे थे सर, जनरली कैसा क्वालिफिकेशन होना चाहिए, स्पेशली बिकॉज आपने दिखाया कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफी ग्रो होने वाली है 2030 तक, $50 बिलियन इंडस्ट्री बनने वाली है। सो इसमें जनरली आप थोड़ा सा ब्रीफली बता सकते हैं, अगर कोई प्रोफेशनल डिग्री करता है फिर कैसे जॉब्स होते हैं, उसका जर्नी कैसे है, और अगर वोकेशनल है थोड़ा सा ब्रीफली कि वो जर्नी कैसा दिखेगा। धन्यवाद प्रवीण जी, और बहुत अच्छा प्रश्न किसी ने किया है। तो मेरा करीब 22 साल का अनुभव इस क्षेत्र से रहा है, जहां मैं विनिर्माण इकाइयों में रहा हूं। तो वहाँ विशेषकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में दो तीन तरह से आप प्रवेश पा सकते हैं। कि अगर आप टेक्निकल कर्मी के रूप में जाना चाहते हैं, यानी तो आजकल भारत देश की जो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वहाँ एक विशेष कोर्स है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से आप इंजीनियरिंग करें या तो डिप्लोमा कोर्स या डिग्री कोर्स। डिप्लोमा कोर्स करने के बाद आप ट्रेनी इंजीनियर, ट्रेनी जूनियर इंजीनियर के रूप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप वहां ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां कहीं प्रशिक्षण प्राप्त करके आप जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अथवा एक अकेली कंपनी के साथ कई उनकी एंसिलरीज कंपनीज होती हैं। जैसे आज हम मारुति कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करें तो उसकी कार सिर्फ उस यूनिट में असेंबल होती है, उसके सारे पुर्जे कहीं ना कहीं उनके उनसे संबंधित कंपनियां उत्पादित कर रही हैं। तो वहां जितने लोग मारुति में चाहिए, उसके साथ ही उनके साथ काम करने वाली एंसिलरी यूनिट्स में लोग चाहिए होते हैं। तो आप उनमें से किसी भी यूनिट की तरफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग या डिग्री करके आप उस तरफ जा सकते हो, स्पेशली ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल का भी कोर्स करते हो, तो वहां जो मैकेनिकल कार्य हो रहा है, आप मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में उतर सकते हैं। अगर आपका डिजाइनिंग का हैंड अच्छा है, आपको देखना पड़ेगा मेरे अंदर मेरा रुझान किधर है। तो वहां एक विकल्प होता है हमारा प्रोडक्ट डिजाइनर, एनपीडी डिपार्टमेंट होता है, जहां न्यू प्रोडक्ट बनते हैं, डेवलपमेंट होता है। तो आप देखेंगे हर कार कुछ दिन बाद नए मॉडल के साथ आती है। तो जब एक कार बन के बाहर आ गई, किसी ने वो प्रोडक्ट बनाया था, उसके तुरंत बाद वो उसके अगले रूप के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप में डिजाइनिंग स्किल है, तो आपने किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये, पर उसके बाद आपने ऑटोकैड सीखा, सॉलिड वर्क सीखा, ये दो शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं, वो आपने इसमें कोई डिप्लोमा कर लिया, और उसके बाद आप उस क्षेत्र में जा सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग करके भी आप इस क्षेत्र में उतर सकते हैं। यानी पेट्रोकेमिकल का जो प्रोसेस है, इसका केमिकल इंजीनियरिंग का कंबस्शन का प्रोसेस है, उसमें आप इंजीनियर बन सकते हैं। उसका पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिजाइन होता है। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिजाइन के लिए आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में जा सकते हैं। पूरी इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूटरी लगती है उसमें। आजकल असेंबलिंग यूनिट, कार की असेंबली और वाहनों की असेंबली को ऑटोमेट कर दिया है, जहां बहुत सारे रोबोट खड़े होकर उस कार को या उस वाहन को असेंबल कर रहे हैं। तो अगर आपने इंजीनियरिंग रोबोटिक्स में की है, एआई में की है, तो आप उन रोबोट्स के रखरखाव के लिए आप उस क्षेत्र में जा सकते हो। तो ये तो था कि आप इंजीनियरिंग करके जाएं, तो अन्यथा आप आईटीआई करके जा सकते हो, डिप्लोमा करके कौशल सीखा। आईटीआई की बड़ी मांग रहती है इस क्षेत्र में। आपने आईटीआई वेल्डिंग में की तो वेल्डर के रूप में आप वहां जा सकते हैं। आपने टर्नर फिटर के रूप में की तो आप उसमें जा सकते हो। सीएनसी और बीएमसी का बड़ा दौर है, तो जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, वो सीएनसी और बीएमसी मशीन कैसे काम करती है, कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल मशीन है जिसे सीएनसी कहते हैं, और बीएमसी वर्टिकल बिलिंग मशीन है उसे कहते हैं। तो इससे संबंधित कोर्स करके आप उसमें जा सकते हैं। यानी बहुत सारे कोर्स कॉलेज में अब इस इंडस्ट्री को ध्यान में रखकर ही डिजाइन हुए हैं। आप उनमें से किसी एक को करके
आप किसी भी एंसिलरी इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हो या मेन इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हो। मेन इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए कंपटीशन ज्यादा होता है, एंसिलरी में आप बड़ी आसानी से प्रवेश पा सकते हैं और फिर वहां से बड़ी इंडस्ट्री की तरफ आप रुख कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि मैं आपके इस प्रश्न का जवाब दे पाया। थैंक यू लोकमान जी, काफी डिटेल्ड में आपने उसे एक्सप्लेन किया, काफी क्लैरिटी मिल गया होगा पार्टिसिपेंट्स को। तो एक लास्ट प्रश्न बिफोर मैं थोड़ा सा नेशनल करियर सर्विस जो पोर्टल है उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे एक लास्ट प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ। आपका इतना एक्सपीरियंस रहा, आप एक करियर काउंसलर हो, इंडिया में मुझे ऐसा लगता है जॉब्स की कमी उतनी नहीं है जितना जॉब सर्च का जो एबिलिटी है आज के यूथ में, या फिर वो हंगर हो या एक सिस्टमैटिक प्रोसेस हो। तो वो जैसे ये सब इंफॉर्मेशन आपने दिया, एंसिलरी प्रोडक्ट्स अलग अलग जगह पे बनते हैं। सो एक इफेक्टिव जॉब सर्च मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कैसा रहना चाहिए, मतलब कैसे आज के जो यूथ है उन्होंने अपना कोई क्वालिफिकेशन किया, मे बी इंजीनियरिंग किया, उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में शायद प्लेसमेंट नहीं हुआ, मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया, बट उसके बाद मुझे नहीं समझ में आ रहा जॉब कहाँ पे मिलेगा, वेदर इन नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट, बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स वोकेशनल कोर्स करके आजकल बाहर भी जा रहे हैं। फाइन, तो एक जॉब सर्च स्ट्रेटजी पे लोकमान जी अगर आप थोड़ा सा बताएं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्पेशली में क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को टू मेक टू गेट इनटू सूटेबल जॉब्स। बहुत अच्छा प्रश्न है प्रवीण जी। मैं इस प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं पहले इसके एक बहुत सुंदर सी बात मुझे याद आई, मैं वो शेयर कर दूं कि अगर आप में कौशल है, अगर आपने अपने क्षेत्र में कौशल का विकास कर लिया है तो आपके लिए संभावनाएं असीमित हैं। सरकारी रोजगार में एक सीमा होती है कि आपको इतने से ज्यादा पे नहीं मिलेगा या ये पे सीमित है, पर इन विनिर्माण इकाइयों में, मैन्युफैक्चरिंग में कोई लिमिट नहीं है। एक काम पर जहां एक व्यक्ति 50,000 में काम कर रहा होता है मासिक में, वहीं दूसरा व्यक्ति उसी काम पर हो सकता है 1 लाख में काम करे। तो यहाँ बड़ी संभावनाएं, और यहाँ 3 चीजों को ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहली तो आपका आपके विषय के साथ कनेक्ट। मैं जब करियर काउंसलर बना तो उसका कारण ये था कि जितने लोग मैं भर्ती करता था, वहां जिन लोगों को हायर करते थे, इंटरव्यू करते थे, उनमें से अधिकतर का विषय के साथ कनेक्ट नहीं है। बस हमें धन कमाना है, रोजगार प्राप्त करना है, इसलिए हम इस काम के लिए आए हैं। ये ना आपको लाभ देगा ना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को। तो आपको अपने विषय के साथ कनेक्ट, अपने को कनेक्ट करो। मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं, जो मैंने सीखा है, जो मैंने पढ़ा है, उसको जियो, उसमें उतरो, उसके कौशल को निरंतर विकसित करो। एक दिशा, सबसे बड़ा आधार नौकरी प्राप्त करने का, रोजगार प्राप्त करने का इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एक ही है कि आपका अपने विषय के साथ, अपने कौशल के साथ, अपने क्षेत्र के साथ जुड़ाव अच्छा हो और निरंतर सतत रूप से उसको विकसित करें। अगर ये है तो आपको बड़ी आसानी से जॉब और एम्प्लॉयमेंट मिलता है। दूसरी बात, मैंने अधिकतर बच्चों में ये देखा है कि जब वो इंटरव्यू में जाते हैं तो वहां जब उनके परीक्षण होता है तो घबरा जाते हैं। आप अपने को इंटरव्यू के लिए तैयार करें। ये शिक्षा हम अक्सर कॉलेज में, स्कूल में ज्यादा प्राप्त नहीं करते, पर इस बात को चाहे आप अपने साथियों में या कहीं किसी भी प्रकार से अपने अंदर विकसित करो, अपनी झिझक बाहर करें। तैयारी करके जाते हो, जो बताना चाहिए, जो दिखाना चाहिए, वो आप नहीं दिखा पाते, तो वहां गड़बड़ हो जाती है। तो ये कौशल आप में आना चाहिए कि हम अपनी प्रस्तुति कैसे करें, व्यक्तिगत रूप से हम अपने ज्ञान को, अपने अनुभव को कैसे प्रस्तुत करें। दो, और तीसरी बात जो प्रवीण जी आपने पूछी थी वो ये है कि काम ढूंढें कहां। तो काम ढूंढने के लिए 2-3 विकल्प बहुत अच्छे हैं। पहला विकल्प ये है कि बहुत सारी ऐसी जॉब पोर्टल है जो आईटीआई वाले से लेकर बड़े काम तक के लिए जितने भी जॉब्स आते हैं, हम एचआर में रहा हूं तो हमारा सबसे पहला काम होता था
जॉब पोर्टल पे जाकर लोगों को स्क्रूटनी करके सर्च करना। तो अपने को किसी एक से ज्यादा जॉब पोर्टल जो है, जैसे Naukri.com है, उसके अलावा Shine.com है, बहुत कई पोर्टल हैं जो अहम है, भारत के विशेष जॉब पोर्टल हैं, उन पर जाकर रजिस्टर करो। एक गलती हम सब युवा ये करते हैं कि एक बार हमने वहां रजिस्टर कर दिया फिर सोचते हैं नौकरी अपने आप आएगी। नहीं, हर 2-3 दिन बाद आप उसको अपडेट करें, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करें, क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर जब तक नहीं उठाता, पुराने जो भी उनके अपडेशंस होंगे उनको नहीं उठाता। जो बार बार अपडेट कर रहे हैं अपने प्रोफाइल्स को, उसको भी उठाते हैं। तो आप जॉब पोर्टल्स पर रजिस्टर करके वहां आप अपने प्रोफाइल को अपडेट करो। दूसरा, एनसीएस पोर्टल पर आप अपडेट करें, वहां अपने को रजिस्टर करें। और जो रोजगार कार्यालय है, आपके जिले का रोजगार कार्यालय है, आप वहां अपना रजिस्ट्रेशन करा दें, वहां से भी जॉब मिलने के प्रावधान हैं, वहां से जॉब मिलती है। ये विकल्प हैं आपके पास। और कॉलेज से प्लेसमेंट का दूसरा विकल्प है, रोजगार कार्यालय में आप अपने को रजिस्टर करा दें, वो दूसरा विकल्प है। जॉब पोर्टल्स पर आप जाएं, वो विकल्प है। इसके अलावा आपको लगता है मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाना चाहता हूं, चाहती हूं, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कम से कम 10 वेबसाइट्स, जो बड़ी कंपनीज हैं उनकी वेबसाइट्स पर जाकर करियर सेक्शन होता है। हर एक बड़ी इंडस्ट्री की, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की वेबसाइट पर करियर सेक्शन है। आप गूगल करो, maruti.com पर जाओ, वहां का करियर सेक्शन में जाके आप देखें, उन्होंने अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट है वहां डाली है। आपको लगता है मेरे लायक कोई रिक्वायरमेंट आई है, आप वहां डाल दें, अदरवाइज वहां रजिस्टर करके छोड़ दो। आपका प्रोफाइल को जब भी वो वहां से सर्च करेंगे, वो उनको मिल जाएगा। तो ये 4-5 रास्ते हैं जिन पर आप किसी एक पर जा सकते हैं, या इन सबको इकट्ठे आप काम में लें, तो आप एक सही रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि मैंने अपने जीवन में जितने भी रोजगार और मेरे को अवसर मिले, वो इन्हीं रास्तों से मिले थे। और अक्सर अधिकतर लोग इन्हीं रास्तों के द्वारा करियर के रास्ते तलाशते हैं। और इस संदर्भ में प्रवीण जी आपको एनसीएस के बारे में और बताएंगे कि एनसीएस आपको कैसे उचित रोजगार प्राप्त करने में मदद कर सकता है। जी प्रवीण जी। थैंक यू लोकमान जी। और जो आपने लास्ट वाला जो पॉइंट बोला है, मैं भी जो जहां पर कि आप पहले कंपनी का लिस्ट बनाया, आपकी प्रेजेंटेशन में भी था, आप जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का दिखा रहे तो आपने कंपनी का नाम लिस्ट डाउन किया था। मैं भी एज अ करियर काउंसलर, जब भी मैं स्पेशली जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे होते हैं, मैं पहला उनको एक टास्क जो देता हूँ, मैं बोलता हूँ पहले जाके आप 20 कंपनीज आइडेंटिफाई कीजिए जिस क्षेत्र में आप क्वालिफिकेशन अटेन कर रहे हैं, उसका लिस्ट बनाइए पहले। वो सबसे पावरफुल है, बिकॉज तभी आपको समझ में आएगा कि कौन से ऐसे कंपनीज है जहां पे मेरे को जॉब मिलने के चांसेस हैं। सो वो बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया लोकमान जी। आई थिंक आज बहुत सारे लोग आज जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनमें से बहुत सारे लोग का मेन मुद्दा है कि मुझे जॉब कैसे मिले। मेरे पास बहुत सारे चैलेंजेस है, मैं हो सकता है मेट्रो सिटी से नहीं हूँ, मैं Tier 2 Tier 3 सिटी से हूँ। तो जॉब का जो आपने स्ट्रेटेजी बताया बहुत ही यूजफुल रहेगा आज के जो पार्टिसिपेंट्स हैं। अब मैं थोड़ा सा नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे साथ आज जुड़े हैं संजीव कुमार। इन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि सर एनसीएस का क्या इम्पोर्टेंस है। सो मैं बताना चाहूंगा, उससे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ।
आपको जाना है सबको गूगल में और नेशनल करियर सर्विस सर्च करना है। और नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पे बहुत सारे कंपनीज रजिस्टर्ड है, वो रेगुलरली अपने जॉब पोस्टिंग्स यहाँ डालते रहते हैं। सो एक सबसे इम्पोर्टेंट काम जो आपको करना है टू गेट इनटू अ गुड जॉब इज हाउ टू रजिस्टर योरसेल्फ ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। फिर नेशनल करियर सर्विस पे ही रेगुलरली जाओ, बहुत सारे जॉब्स वहां पे लिस्टेड हैं। सो आप जब नेशनल करियर सर्विस पोर्टल विजिट करेंगे, दिस इज एन इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पे जाएंगे तो आप जैसा संजीव आपने पूछा था व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेशनल करियर सर्विस, द आइडिया इज नेशनल करियर सर्विस एक एक ऑनलाइन पोर्टल किया है जिससे कि बहुत सारे लोग जान सकें कि डिफरेंट फील्ड्स में क्या क्या जॉब अवेलेबल है। सो मैं अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड से मैं इसमें लॉग इन करूंगा। सो आप में से जो भी रजिस्टर्ड नहीं है आज तक, सो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस पर रजिस्टर जरूर करें। एंड नेशनल करियर सर्विस के थ्रू काफी सारे इनिशिएटिव है, जैसे आपके सिटीज में वो जॉब फेयर कराते हैं। सो ये सब इन पे लिस्टेड है। जॉब फेयर में जाने का बहुत बड़ा फायदा ये रहता है कि आप डायरेक्टली एम्प्लॉयर से मिल सकते हो। ऑनलाइन जॉब्स में हो सकता है वो लिमिटेशन रहता है, बट इसमें आप डायरेक्टली एम्प्लॉयर से मिल सकते हो। सो जहां पर भी जॉब फेयर चल रहा है, सो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वहां जाएं, वहां पे बात करें, अपने साथ अपना रिज्यूमे लेके जाएं। एक थंब रूल रिज्यूमे का बहुत ही ब्रीफ रखना, 2 पेज से ज्यादा मत रखिएगा। सो नाउ वंस यू आर ऑन एनसीएस करियर पोर्टल, सो यहाँ पे आप देखोगे काफी सारे सेक्शंस हैं। फाइंड स्किल प्रोवाइडर, सो जो स्किलिंग पार्टनर्स है वो भी लिस्टेड है। बहुत सारे काउंसलर्स ऑल्सो प्लेटफॉर्म में लिस्टेड है। सूरजा, आपने सवाल पूछा है कि यू नो मैंने इलेक्ट्रीशियन का कोर्स किया है, बिकॉज ऑफ सर्टेन हैंडीकैप मैं कौन सा जॉब मेरे लिए सूटेबल रहेगा। तो आप यहाँ से कोई भी काउंसलर से कनेक्ट करके उनसे बात कर सकते हैं, बिकॉज जब आप काउंसलर से बात करेंगे तो वो काफी सारे ऑप्शंस आपको बता सकते हैं। फिर उसके बाद अपना प्रोफाइल आप अपडेट कर सकते हैं। सो काफी सारे एरियाज हैं यहाँ पे आप जिससे आप अपने आप को काफी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जैसे मैं कीवर्ड डाल देता हूँ, सपोज बहुत सारे लोग आज ऑटोमोबाइल के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने कीवर्ड सर्च किया, कीवर्ड डाला, मैंने कोई फिल्टर अप्लाई नहीं किया। ये थोड़ा टाइम लग रहा है बिकॉज मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है आज। सो मैंने ऑटोमोबाइल डाला, उसके बाद सर्च क्लिक किया, तो मैंने यहाँ पे ऑल इंडिया जॉब्स लोकेशन डाल दिया। मैंने किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन सर्च में नहीं डाला है। जस्ट अगर आप में कुछ लोग होंगे आप में से यू कैन टेक जॉब्स कहीं पर भी, इंडिया में भी। आपको ये भी बताना चाहूंगा एनसीएस पोर्टल पे इंटरनेशनल जॉब्स भी लिस्टेड है। जब आप अपना प्रोफाइल बना रहे हैं तो आप वहां पे अगर आप मेंशन कर दें आप इंटरनेशनल जॉब्स के लिए भी रेडी हैं, तो आपको वैसे नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे इंटरनेशनल जॉब्स का। ये अभी ओपन हो गया है। सो मैंने ऑटोमोबाइल कीवर्ड सर्च किया है, देखो अभी कितने सारे जॉब्स लिस्टेड है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा हुआ अर्जेंट हायरिंग, आईटीआई डिप्लोमा जिसने किया या फिर बीटेक किया हुआ है, ये जॉब अपॉर्चुनिटी है वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में। कंपनी नेम इज क्विकर, जो एक जॉब पोर्टल है। क्विकर इज अ जॉब पोर्टल। तो ऐसे जॉब पोर्टल्स इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। उन्होंने कंपनी का नाम नहीं दिया है, बट आप क्विकर के थ्रू भी इसको सर्च कर सकते हैं। बट यहाँ से डायरेक्टली भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। और इस जॉब में ऑल व्हाट इज द सैलरी रेंज सब कुछ लिस्टेड है यहाँ पे। फिर उसके बाद दूसरे लोकेशन, ओडिशा में कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज लिस्टेड है, झारखंड में लिस्टेड है। ये सब ऑटोमोबाइल रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज है। अहमदाबाद में लिस्टेड है, नासिक में लिस्टेड है। तो आप अपनी तरफ से जितना सर्च कर सके पोर्टल में, बिकॉज
लाखों जॉब्स यहाँ लिस्ट होते हैं, बहुत सारे कंपनीज डायरेक्टली भी लिस्ट करते हैं या फिर किसी जॉब पोर्टल के थ्रू लिस्ट करते हैं। सो आपका ये एफर्ट होना चाहिए कि आप रेगुलरली जाके इस पे चेक कर रहे हैं दैट कौन से जॉब्स लिस्टेड है, किस इंडस्ट्री में आप इंटरेस्टेड हो, उस इंडस्ट्री के बेसिस पे कीवर्ड डाल के वहां पे जॉब लिस्टिंग आप देख सकते हैं। So this is about National Career Service Portal. So मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नेशनल करियर सर्विस पोर्टल का काफी लाभ उठाएं। इट्स वेरी हेल्पफुल एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज सेशन। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के बारे में अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को भी बताएं सो दैट दे कैन मेक यूज ऑफ इट। एंड मैं सब जॉब सीकर जो आज यहाँ पे मौजूद हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सब वेरियस अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठाएं। बेसिकली जो जुड़ते हैं आज जो भी यहाँ जुड़े, यू मस्ट हैव डेफिनेटली अ गुड टेक अवे, आप जान सके डिफरेंट इंडस्ट्रीज के बारे में। एवरी संडे हम 11 to 12 ये सेशन प्लान करते हैं। अगले संडे हम सेशन करने वाले हैं सेल्स एंड मार्केटिंग पे, जिसपे एक सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट आके बात करेंगे आपसे कि सेल्स एंड मार्केटिंग में कैसे जॉब्स अवेलेबल है। उसके नेक्स्ट संडे हम करने वाले हैं सेशन ऑन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन। लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन के उभर के आ रहा है। इंडियन रेलवेज काफी उसमें प्राइवेटाइजेशन लेके आ रहा है। सो यू नो काफी सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज ई-कॉम इंडस्ट्रीज, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन में भी ओपन होने वाला है। सो दिस इज अ वेरी गुड पीरियड फॉर इंडियाज ग्रोथ स्टोरी और सारे यंग लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन बहुत बहुत जरूरी है, जिसके लिए आप अपने आप को स्किलिंग करते रहें। एंड थैंक यू सो मच एंड आप सबका दिन शुभ रहे। थैंक यू लोकमान जी, थैंक यू फॉर कमिंग ओवर, टेकिंग द सेशन, बहुत अच्छा लगा।